नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा अधिकारियों से मिले सीएम। राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। निर्माण विषय पर रखी अपनी बात। लखनऊ में फिक्की का ग्लोबल बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम। यूके से 14 कंपनियों का डेलीगेशन पहुंचा। 3 दिन अर्बन प्लानिंग, नेट जीरो, क्लाइमेट चेंज पर होगी चर्चा। 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के अखिलेश यादव। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने हमला किया, लिखा इंसान की जगह रोबोट की बात तो नहीं। लखनऊ में आकाश आनंद ने मायावती के फैसलों पर दी प्रतिक्रिया। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा उनके लिए सिर्फ विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। हमीरपुर में कलेक्ट्रेट के चौकी इंचार्ज असरफी लाल की बेशर्म हरकत। कक्षा बनियान में सुनते हैं महिलाओं की समस्याएं। फोटो वायरल होने से हमीरपुर पुलिस की जमकर फरियाद। और नोएडा में पिटबुल कुत्ते ने युवक पर किया हमला। टांग को जबड़े में फंसाकर काटता रहा पिटबुल। लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ पहुंचा महाकुंभ का अमृत जल कलश। आपको बता दें अमृत जल पहुंचा है। लाइनों में लगकर लोगों ने अमृत जल अमृत जल लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। लाइनों में लगकर लोगों ने अमृत जल लिया। लोगों ने लगाई हर हर गंगे के जयकारे लगाए। केनों में गंगा जल लेकर लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान। पुलिस लाइन के मंदिर के बाहर गंगा जल का वितरण। केनों में गंगा जल लेकर लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य। श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान इसको लेकर देखने को मिल रही है। पुलिस लाइन के मंदिर के बाहर गंगा जल का वितरण किया गया। मेरठ पहुंचा महाकुंभ का अमृत जल। लाइनों में लगकर लोगों ने अमृत जल ग्रहण किया। अमृत जल लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। तो पुलिस लाइन के मंदिर के बाहर गंगा जल का वितरण किया गया। मेरठ पहुंचा महाकुंभ का अमृत जल। लाइनों में लगकर लोगों ने अमृत जल ग्रहण किया है। हमारे जो फायर टेंडर की गाड़ियां महाकुंभ मेला ड्यूटी में गई थी, वहां से ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात वहां से फायर टेंडर आज 2100 लीटर जल लेकर के यहाँ पर मेरठ पुलिस लाइन में आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर के सामने इसको रखा गया है और हमारे जो पुलिसकर्मी ड्यूटी की वजह से महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए या उनके परिवारीजन नहीं जा पाए, उनके लिए आज यहाँ पर रखा हुआ है। सारे श्रद्धालु यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। मऊ से अगली अहम खबर, जहां सभासद प्रतिनिधि को ठेकेदार ने धमकी दी है। कोपागंज नगर पंचायत के सभासद को धमकी मिली है। सालों से कोपागंज नगर पंचायत में ठेकेदार का कब्जा। ठेकेदार के आगे दूसरा ठेकेदार नहीं ले पाता कार्य। तो सालों से कोपागंज नगर पंचायत में एक ही ठेकेदार का कब्जा है। उसकी वजह से दूसरा ठेकेदार काम नहीं ले पाता। ठेकेदार के आगे दूसरा ठेकेदार नहीं ले पाता है कोई काम। मऊ से अहम खबर, सभासद प्रतिनिधि को ठेकेदार ने धमकी दी है। कोपागंज नगर पंचायत के सभासद को धमकी मिली है। सालों से कोपागंज नगर पंचायत में एक ही ठेकेदार का कब्जा, जबकि दूसरा कोई ठेकेदार काम नहीं ले पाता।
कोपागंज नगर पंचायत के सभासद को धमकी मिली। विधानसभा कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद के मुद्दे पर कहा कि ये बसपा का आंतरिक मामला है। बसपा की ये आंतरिक समस्या है, भाजपा की ये समस्या नहीं है। सरकार को जो करना चाहिए हम कर रहे हैं। सपा के द्वारा किसानों को लेकर बजट पर सवाल खड़े करने पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा नेता को दृष्टिकोण की नसीहत दी। उन्हें किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ये बात केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कही गई। हटा दिया है। बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना नहीं। सर, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो बजट सरकार की ओर से लाया गया है उसमें किसानों के लिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एक नहीं अनेक बार कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं को दृष्टि दोष है। वो अपने देखने के तरीके को सही करने के लिए किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से, और दिमाग में कोई अगर प्रदूषण भरा हुआ है तो किसी दिमाग के डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराएं, सब ठीक हो जाएगा। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के विधानसभा उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा ने प्रदेश सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की साख कमजोर हो रही है। डॉक्टर वर्मा ने दावा किया कि बड़ी कंपनियां देश छोड़कर चीन की तरफ जा रही है, जिससे सरकार की नीतियों की विफलता साफ दिखती है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कृषि विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए गंगा बैराज से शुक्लागंज गंगा घाट होते हुए नेशनल हाईवे तक मार्जिनल बांध बनाने की मांग सरकार के सामने रखी है। उन्होंने इस प्रस्ताव को वर्तमान बजट में शामिल करने की पुरजोर वकालत की। पंकज गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि गंगा किनारे बसे गांवों को हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है, जिससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों के घर कटान की चपेट में आ जाते हैं, सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की क्षति होती है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल बांध के निर्माण से बाढ़ और कटान की समस्या को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। विधायक ने कृषि विकास की दिशा में इस बांध को एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस परियोजना को बजट में शामिल किया जाता है तो इससे सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि मार्जिनल बांध बनने से गंगा के किनारों का कटान रुकेगा, जिससे न केवल पर्यावरण संतुलन बना रहेगा बल्कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी स्थायी समाधान मिलेगा। इसके साथ ही हाईवे तक बेहतर कनेक्टिविटी बनने से क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। अभिनंदन करता हूँ। विपक्ष की पीड़ा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। राजाओं का राजा, रात में नींद नहीं आती, नींद तब नहीं आती थी प्रदेश। खबर उन्नाव से है, जहां आजाद समाज पार्टी कांसी राम ने दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष राज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, असामाजिक तत्व अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अपराध कर रहे हैं। सरकार इन घटनाओं को रोकने में विफल हुई है। ज्ञापन में मथुरा की घटना का विशेष उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को राज्य की खराब कानून व्यवस्था का प्रमाण माना। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का लखनऊ मंडल अध्यक्ष हूं। आप हमारे जिला अध्यक्ष राज चौधरी जी हैं, आप हमारे जिला महासचिव एडवोकेट यतीन चौधरी जी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 28 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा गए थे पीड़ित परिवार से मिलने। वहाँ पे पीड़ित परिवार का
दो बहनें ऐसी थी जिनकी शादी थी, वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर जा रही थी, तो वहाँ पे सामंती सोच के लोगों ने, मनवादी सोच के लोगों ने उन लड़कियों को वहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ के उनके साथ मारपीट किया, अश्लील हरकतें की, उनको इज्जत बेइज्जत किया। जिनको न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि हमारे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, यदि पूरे देश में कहीं दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पे किसी प्रकार का अगर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसी क्रम में वो 28 तारीख को मथुरा गए हुए थे। मथुरा में सामंती सोच इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है इस सरकार में कि शासन प्रशासन के साथ में मिल के वहाँ के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पे हमला किया, पथराव किया, तथा जिसमें हमारे काफिले की काफ़ी गाड़ियाँ जो उनके शीशे टूट गए, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए। तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो कार्य है, कार्यशैली पे प्रश्न उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है। खबर सोनभद्र से है, जहां दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शासन की मांग की है। यह प्रदर्शन सोनभद्र कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जहां पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने अपने काफिले पर हुए हमले के खिलाफ भी गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खराब कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इटावा में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सचिव और कानपुर मंडल प्रभारी बलबीर जाटव ने कहा कि दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मथुरा में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा दलित लड़कियों के साथ बदतमीजी, लूटपाट और बारातियों के साथ मारपीट की घटनाओं का जिक्र किया। बलबीर जाटव ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी के काफिले पर भी हमला हुआ, लेकिन सरकार दलितों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो 10 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये जो ज्ञापन दिया गया है, लगातार दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके नाम से जिला अधिकारी इटावा के माध्यम से जो अभी देख रहे हो मथुरा में, मेरठ में, कई जगह, खास तौर से मथुरा में 2 दलित बेटियों की बारात आई हुई थी, तो वहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस बारात को रोका और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की, जेवर लूटा, पैसा लूटा और वहां से क्या उसके जो लड़कियों के ससुर जो थे, शादी होने वाली थी, उनको साथ मारपीट की, बहुत अभद्रता की और वो इस अपमान से होकर उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद जब ये सबसे पहले प्रकरण माननीय जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के सांसद नगीना भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद बहुत सारे दलों ने राजनीति की, लेकिन 28 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब आए तो इन मानवादी लोगों ने वहां पे काफिले पे हमला किया। अब ये मुझे नहीं पता किन लोगों ने किया, लेकिन ये माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये दलितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और जो इतना बड़ा पार्टी का नेता जिसको देश नहीं पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है, उस नेता को ये सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। गोकुल में उदासीन कष्टने रमण रेथी आश्रम में गोपाल जयंती महोत्सव में सोमवार को होली खेली गई है। इसमें पीठाधीश्वर कणकी गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों की आरती उतारकर होली का शुभारंभ किया। इससे पूर्व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आयोरी बिहारी यमुना तट पे, मथ रियो अकेली पनिया घाट पे, पनघट पे बांके बिहारी की बांकी मरोड़ चित लीनो है चोर, राधे अलवेली सरकार जैसे भजन गाए गए। आयो श्याम आज रंग में घोरोरी, ऐसे तमाम जो गीत है श्रद्धालुओं के द्वारा गाए गए। श्रद्धालुओं ने नृत्य करते हुए आनंद लिया। राधा कृष्ण स्वरूपों ने ग्वाल वालों से लठमार होली खेली। पीठाधीश्वर कृष्णी गुरु शरणानंद महाराज द्वारा राधा कृष्ण स्वरूपों को गुलाल लगाकर होली खेली गई। लड्डुओं से होली खेली गई। भक्तों को लड्डू लुटाए गए। 11,000 लीटर पानी में टेसू के रंग घोलकर रंग बनाया गया। भक्तों पर इसकी बौछार की गई। भक्त भी ठाकुर जी के रंग की एक एक बूंद अपने ऊपर पाने के लिए ललायत दिखे। ठाकुर जी के साथ पीठाधीश्वर कृष्णी गुरु शरणानंद महाराज फूलों की होली खेलते नजर आए। ये कहेंगे, जो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए हमारे पास।
और हमारे तो मथुरा में द्वारकाधीश में शुरू हो चुकी है भैया। इसमें से ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा हमें, ये तो हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति यही है। पहली बार आया है यहाँ पर, इतना आनंद आया है ना कि जितना आज तक कभी होली खेलने में आनंद आया जैसी होली कहीं देखने को नहीं कभी नहीं। सुनी थी, आज पहली बार झेली है, देखी है कि कैसी होती है होली। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगले अहम खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां बाबा बूढ़े नाथ स्वामी मंदिर में 42वें वार्षिक रुद्र महायज्ञ एवं रामलीला महोत्सव में श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सोमवार को मंदिर परिसर में वेद मंत्रों के उच्चारण, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की उमंग से माहौल भक्ति में बना रहा। यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पूरे भक्ति भाव से आहुति अर्पित की। मंगलवार को यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न होगी, जिसके साथ इस महोत्सव का समापन होगा। सोमवार को 30 बटुकों का समूह यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से संपन्न कराने पहुंचा। आचार्यों ने वेद मंत्रों के साथ बटुकों को जनेऊ धारण कराया और संस्कार के महत्व की जानकारी दी। जनेऊ को आत्मसंयम, कर्तव्य परायणता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने के बाद संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य हो जाता है। संस्कार के बाद श्रद्धालुओं ने बटुकों को आशीर्वाद दिया और मंगल कामनाएं व्यक्त की। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार भीखी डाली और परिवारिक जनों ने हर्षपूर्वक समारोह में भाग लिया। खबर कुशीनगर से है, जहां होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोतवाली पडरौना में हुई पीस कमेटी की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर भी रहेगी। सीओ सदर ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठकों में नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और निर्बाध जल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। होली के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और धार्मिक भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई होगी। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र में स्थित छिमौली रोड पर कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। बिना किसी अनुमति के कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन और सपा नेता शामिल थे। क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस संबंध में 5 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। जनपद इटावा के रोडवेज डिपो से महाकुंभ के लिए 150 बसें भेजी गई थी। इसके बाद इटावा से अन्य मार्गों पर जाने के लिए बसों की किल्लत हो गई थी। बसों की संख्या कम होने पर अलग अलग जनपदों में जाने पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सभी बस वापस लौट आई हैं और आज से दिल्ली, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, बरेली आदि क्षेत्रों के लिए यात्रियों को समय से बसें मिलने लगी। अब बसों के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इटावा रीजन में इटावा के अलावा सैफई, मैनपुरी, भेवर, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, औरैया और सिकोहाबाद डिपो लगते हैं। इन डिपो से 150 बसों को महाकुंभ में भेजा गया था, जिससे यात्रियों को प्रयागराज आने जाने में असुविधा न हो। लेकिन अब महाकुंभ समाप्त होने के बाद सभी बसें डिपो में लौट आई हैं। बसों को पूर्व निर्धारित रूट पर लगा दिया गया है। इससे दिल्ली, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर जाने में असुविधा नहीं होगी। अब सभी को सुविधाएं मिलेंगी। इंक्वायरी पर तैनात बबलू यादव ने बताया कि 3 तारीख तक सभी बसें वापस आ गई हैं। 26 फरवरी तक मेला का सिस्टम था, अब उधर से वापस आ रही है। कुछ गाड़ियां आ गई, अभी कुछ हैं आने को। 2-1 दिन में 3 तारीख तक, कल तक फाइनल आ जाएगी वापस। जो करीबन 1 हफ्ते पहले यहाँ भगदड़ थी, भीड़ भाड़ थी, अब क्या हालात हैं इस समय? ठीक है, अब नहीं है वो हालात। गाड़ियाँ भी नहीं है तो गाड़ी भी वापस आ जाएगी। अभी कितने रोडवेज की बसें और रह गई होंगी? करीब रह गई 30 गाड़ी रह गई। 30 गाड़ियाँ भी और रह गई हैं। तो कब तक आने की उम्मीद है? कब तक आने की उम्मीद है? कल तक आ जाएंगे। कभी बसें आ जाएंगी। तो इस समय हालात स्थिर बना हुआ है।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कासगंज जनपद के जिला अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर अब यूपी के अन्य जनपदों से आने वाले डायलिसिस मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। 2022 में शुरू हुए इस सेंटर पर अब कासगंज जिले के साथ साथ एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर जैसे आसपास के जिलों से भी मरीज डायलिसिस कराने आ रहे हैं, क्योंकि इन जिलों में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। डायलिसिस सेंटर पर तैनात डॉक्टर विशाल महेश्वरी के अनुसार यहाँ रोजाना 30 मरीजों की डायलिसिस की जाती है और सेंटर पर 70 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हर मरीज की डायलिसिस में करीब 4 घंटे का समय लगता है। मरीजों को सिर्फ ₹1 का पर्चा बनवाकर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर विशाल ने मरीजों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी जिले में डायलिसिस कराने में कठिनाई हो रही है तो वे कासगंज जिला अस्पताल में अपनी डायलिसिस करा सकते हैं। इस सेंटर के माध्यम से बड़ी संख्या में मरीजों को राहत मिल रही है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। सर, यहाँ सेंटर चल रहा है 14 जुलाई सन 2022 से। यहाँ सेंटर पर कितने मरीज अब तक कितने मरीजों की एंट्री है इस समय? सर, मरीजों की एंट्री अभी जो एक्टिव पेशेंट है हमारे यहाँ प्रेजेंट में वो 70 पेशेंट हैं और डेली की यहाँ डायलिसिस 30 पेशेंटों की होती है। एक डायलिसिस में कितना टाइम लग जाता है? सर, एक डायलिसिस में 4 घंटे लग जाते हैं एक पेशेंट को। यहाँ सरकारी फीस कितनी फीस लगती है, किस तरह से? सर, यहाँ पे हमारी कंपनी है वो कोई पैसा चार्ज नहीं लेती है। ₹1 का पेशेंट जो भी आता है उसका ₹1 का पर्चा कटता है। उसी के ब्याज पे हम उसकी सारी रिपोर्ट देख के ब्लड ग्रुप, CBC, LFT और वायरल मार्कर देख के उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख के उसको पेशेंट देख के रजिस्टर्ड करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर पैसा नहीं लगता, अगर बाजार में डायलिसिस कराई जाए तो कितने रुपए में होती है बाजार में? दिखाए सर, बाजार में एक डायलिसिस कम से कम आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की पड़ेगी। अपने यहाँ कासगंज जनपद के अलावा कितने जनपदों से और मरीज आए हुए हैं? कासगंज जनपद के अलावा हमारे पास फर्रुखाबाद से आ रहे हैं, आपके बदायूं, एटा इधर से आ रहे हैं, ये कानपुर से भी आ रहे हैं। क्या एटा के अंदर डायलिसिस नहीं है क्या? एटा के अंदर डायलिसिस है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं सर, इस समय जो डायलिसिस का जो प्रभाव है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मरीजों की संख्या, तो उधर भी स्लॉट्स ना होने की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं पेशेंट। लगभग कितने पेशेंट बाहर से आ रहे हैं? कम से कम सर 30 पेशेंट बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ। आपको बता दें, वृंदावन में लंबे समय से पति की बीमारी से ग्रसित बच्चों का ई रिक्शा चलाकर पालन पोषण कर रही महिला ने पुलिस पर एंट्री के नाम पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे मौके पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। रविवार को हरनी कुंज चौराहे पर रिक्शा का संचालन कर रही महिला पुष्पा देवी ने संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने पर हंगामा काटते हुए रिक्शा व अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करती नजर आई, जिससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। सूचना पाकर क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज शिव कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर आसपास में खड़े लोग मोबाइल से महिला का वीडियो बनाते नजर आए। महिला के हंगामे का वीडियो बनते देख पुलिसकर्मियों ने दबंगई दिखाते हुए लोगों के हाथों से मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दी और महिला के रिक्शे को पंचर कर चलते बने, जिससे महिला आग बबूला हो गई। बांके बिहारी चौकी इंचार्ज शिव कुमार शर्मा सहित ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाने लगी। इस बीच महिला के समर्थन में आई अन्य महिला रिक्शा चालक भी पुलिस पर एंट्री के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाती नजर आए। अरे भैया, आए दिन हमारी गाड़ी को पीछे कर दिया भैया, बच्चन ने संभाल की गाड़ी एक्सरे जाएंगे, हमारे भैया पैर वैसे टूटा पड़ा है। भैया हम क्या करना चाहें ये बताइए। 200 रुपये मांगते, 200 रुपये देके घुसाए जाते हैं अंदर। कौन मांगते हैं? यहाँ पे सफेद वर्दी ट्रैफिक पुलिस वाले मांगते हैं। 200 रुपये मांगते हैं, जब 200 रुपये दो तो अंदर जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।